गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रूमा सिंह आज आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है भीड़ में खोया हुआ आदमी। लेखक है लीलाधर शर्मा परवत्ती। परवत्ती का जन्म उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा में हुआ। सन 1919 में जन्म लेने वाले परवत्ती जी प्रेमचंद की कहानी और उपन्यासों से बहुत प्रेरित थे। परवत्ती जी रिपोर्टाज कहानी के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले व्यक्ति हैं। कहते हैं परवत्ती जी जो है राष्ट्रीय विषयों को हिंदी में सरलता से प्रस्तुत करने के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने राष्ट्रीय विषय को अपनी कहानी और निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो हमारे सामने ये जो आज पाठ है भीड़ में खोया हुआ आदमी, यह एक प्रकार से निबंध विधा है। प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि के विषय में बताया। लेखक ने कहा है जहाँ एक ओर जनसंख्या बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर संसाधन घटते जा रहे हैं। जनसंख्या की वृद्धि और संसाधन के घटने के विषय में इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। निबंध के माध्यम से जो कड़वी सच्चाई है आज के समय की वह दिखाया गया है। जहां एक ओर देश में जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ संसाधन घट रहे हैं। प्रस्तुत निबंध में पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर, पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसे ध्यान में रखकर लिखा गया है। मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वयं इस भीड़ में खो जाएंगे। अर्थात ऐसा वह समय दूर नहीं है जब हम स्वयं इस भीड़ में खो जाएंगे। इस कथा प्रसंग में उठाई गई जो समस्या है वह यह है कि हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इस पाठ में जो प्रमुख पात्र है बाबू श्यामलाकांत। बाबू श्यामलाकांत और लेखक बहुत अच्छे मित्र रहते हैं। बाबू श्यामलाकांत की बेटी का विवाह होता है और उन्होंने लेखक को आमंत्रण दिया है जिसके अवसर पर उनके घर जाने वाले हैं। देखते हैं बाबू श्यामलाकांत के विषय में उनकी क्या विशेषता है। बाबू श्यामलाकांत बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर एक कमी थी कि उन्होंने जब परिवार का नियोजन किया तो अनियोजित तरीके से, अर्थात किसी भी तरीके से जब उनके बच्चे होते गए तो उन्होंने नियंत्रण नहीं लगाया, कोई लेखा जोखा नहीं लिया और उन्होंने हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। अर्थात यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जो बाबू श्यामलाकांत थे उन्होंने परिवार पर नियंत्रण नहीं लगाया और किस प्रकार से वह परेशान है आगे हम देखेंगे। और इसी के माध्यम से उन्होंने कहा है सुखी और समृद्ध परिवार के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए और परिवार जितना छोटा रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहते हैं लेखक के जो महत्वपूर्ण अभिन्न मित्र हैं बाबू श्यामलाकांत सीधे साधे, परिश्रमी और ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। सीधे साधे श्यामलाकांत की विशेषता है। आपसे पूछता है श्यामलाकांत की विशेषता क्या है, तो श्यामलाकांत जी जो है सीधे साधे, ईमानदार, परिश्रमी, किंतु जिंदगी में बड़े लापरवाह हैं। जिंदगी में लापरवाह का अर्थ है उम्र में तो लेखक से छोटे हैं पर बच्चों की तो फौज खड़ी कर रखी है उन्होंने। उम्र में लेखक से छोटे हैं लेकिन बच्चों के मामले में उन्होंने पूरी बच्चों की फौज खड़ी कर रखी है। कहते हैं पिछले गर्मियों में उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। अब लेखक पिछली कहानी बता रहे हैं जब लेखक अपने मित्र श्यामलाकांत की बेटी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए गर्मियों की छुट्टी में जा रहे थे। 15 दिन पहले ही आरक्षण के लिए स्टेशन पर गए। आरक्षण यानी टिकट निकालने के लिए स्टेशन पर गए। वहां से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। कतार यानी लंबी लाइन लगी हुई थी। वहां पर टिकट नहीं मिल रहा था। घंटों प्रतीक्षा के बाद, प्रतीक्षा यानी इंतज़ार, घंटों इंतज़ार करने के बाद लेखक की बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। जब लेखक की बारी आई तो पता चला कि कहीं पे भी स्थान खाली नहीं है। जाना आवश्यक था इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूँ कि उसके अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं। लेखक बताते हैं कि मित्र ने बुलाया था इसलिए मुझे जाना आवश्यक था, लेकिन जब मैं गाड़ी आई तो वहाँ पर तिल रखने की, अर्थात गाड़ी में इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लेखक कहते हैं कि चारों तरफ प्लेटफॉर्म पर चढ़ते समय भीड़ जबरदस्त धक्कम धक्का यानी एक दूसरे को सब धक्का देके जा रहे थे।
मेरे पास सामान तो बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी ट्रेन में चढ़ने के लिए। खिड़की से मुझे अर्थात गेट से जाने का रास्ता न होने के कारण जो ट्रेन में खिड़की होती है, लेखक को कुली ने खिड़की के माध्यम से अंदर डाल दिया। अर्थात लेखक को खिड़की से अंदर डाला कुली ने, कुली के द्वारा लेखक को खिड़की से अंदर डाला गया। गाड़ी छूट जाती है, मुझे गाड़ी बदलनी थी। लेखक कहते हैं मुझे गाड़ी बदलनी थी, किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूँ, पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। अर्थात मुझे दूसरी गाड़ी चेंज करनी थी, और जब गाड़ी बदलनी थी तो जब मैं खिड़की से बाहर कूदा तो मैंने देखा गाड़ी के ऊपर, ट्रेन के ऊपर भी लोगों की कतार पड़ी हुई है। सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे बार बार मेरे मन में यही विचार आ रहा है कि लोग अपने जान को संकट में डाल के ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि नीचे भी गिर सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। अब लेखक कहते हैं कि इनको रेल की व्यवस्था और अनुशासन के बारे में जानकारी नहीं है क्या, जो वह इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। खुद से स्वयं से प्रश्न करते हैं लेखक। अब हरिद्वार स्टेशन आ जाता है। श्यामला कांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ। लेखक हरिद्वार पहुंचते हैं। श्यामला कांत जो लेखक के मित्र थे, उनका बड़ा बेटा दीनानाथ उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर स्टेशन पर आता है। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए हैं। श्यामला कांत का जो बड़ा बेटा है दीनानाथ, उसकी पढ़ाई कंप्लीट होके, पूर्ण होके 2 वर्ष बीत चुके हैं। तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष से वह नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा है। मैंने पूछा, लेखक ने कहा कि मैंने उनसे पूछा, रोजगार कार्यालय जगह जगह खुले हैं, तुमने वहाँ पूछा नहीं, बात नहीं की। दीनानाथ कहने लगा, चाचा जी वहाँ भी गया था, लेकिन उन्होंने कहा, घंटों लाइन में खड़ा रहा। अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से ही कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा, जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारी की कितनी भीड़ भटक रही होगी। घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठूस और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। अर्थात लेखक कहते हैं, जब दीनानाथ ने मुझे वहां से उतार कर अपने घर लेके गए और मैं घर जाने के बाद क्या देखता हूँ, एक छोटा सा खोली अर्थात छोटा सा कमरा, और उस कमरे में पूरा चारों तरफ से कमरा भरा हुआ है, और कमरा भरा होने के कारण दम घुटने लगा लेखक का। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। मकान अर्थात घर की तलाश में मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, मुझे और कहीं घर नहीं मिला। शहर में चक्कर काट काट कर मेरे जूते घिस गए, अर्थात मैंने इतना कमरा तलाशा कि मेरे पैर के जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया, साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह हमें छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। आपने देखा होगा कि पहले दूर दूर मकान हुआ करते थे, लेकिन आज जनसंख्या बढ़ने के कारण पास पास में मकान होते हैं। जहाँ पे पहले 2 मंजिला इमारत होता था, आज हम वहाँ पे देखते हैं 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ तक कि 20 से 25 मंजिला इमारत बनाया जा रहा है। क्षेत्रफल कम होने के कारण स्थान तो उतना ही है, लेकिन दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, इसके कारण लोगों को रहने में असुविधा हो रही है। कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है और मकान और खाद्यान्न यानी जो खेती में जो फसल होते थे उसकी संख्या उतनी ही है, और लोगों की जनसंख्या निरंतर गति से बढ़ रही है। अर्थात किसानों की संख्या कम होते जा रही है। अब उतनी मात्रा में किसान नहीं है जो खेती करते हैं। कहते हैं उसी समय श्यामला की पत्नी जी जलपान कराने के लिए लेके आई। जलपान यानी अतिथि के आने पर
जो उनका सेवा किया जाता है, जलपान पूछा जाता है, पानी दिया जाता है, वही कहते हैं जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनकी छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के भी आए। अर्थात श्यामलाकांत की पत्नी जब पानी लेकर आती है तो उनके पीछे पीछे 3 लड़कियां और उनके साड़ी का जो पल्ला होता है उसे पकड़ते हुए 2 बेटे भी उनके आते हैं। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। लेखक कहते हैं बच्चे छोटे छोटे थे लेकिन उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, चेहरा पीला पड़ा था। ऐसे लग रहा था कि बहुत दिनों से उन्हें कुछ खाने के लिए ठीक से मिला नहीं है, अर्थात ठीक से उनका पालन पोषण नहीं हो रहा था। लेखक ने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं बच्चे? दुर्बल काया और पीला चेहरा कहते हैं कब से अस्वस्थ हैं? अस्वस्थ यानी बीमार हैं। डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रहे हैं भाभी जी? वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी यानी थोड़ा सा स्माइल करती है। बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी। अस्पताल में रोगियों की लाइन लगी हुई थी। मधुमक्खी की छत्ते की तरह वहां पर रोगियों की भीड़ लगी हुई थी। वहां पर अस्पताल में ऐसे लग रहा था कि पूरे शहर की भीड़ वहीं पे उमड़ आई है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ में कैसे जाऊं। अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है, अर्थात मैं भी बीमार ही रहती हूँ। सोचा था कि विवाह के कपड़े, बेटी का विवाह है तो कपड़े दर्जी से सिलवा दूंगी, लेकिन जब मैंने अपने बेटे को भेजा वहाँ पर तो दर्जी ने कहा कि मेरे पास तो पहले से कपड़ों के ढेर पड़े हुए हैं। तो बहुत चिरौरी करने के बाद भी बहुत चिरौरी करनी पड़ी, चिरौरी अर्थात विनती करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने कैसे कैसे माना। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हरा थका झुझलाया स्वर सुनाई दिया। जो दूसरे दीनानाथ के बाद जो दूसरा नंबर का बेटा रहता है वह आता है और उसका आवाज़ सुनाई देता है। कहता है, माँ जल्दी से 1 कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया, इतनी भीड़ थी। अर्थात दूसरा बेटा जो है राशन लेने गया था और राशन की दुकान पर इतनी लंबी कतार लगी थी कि उसका पूरा दिन वहां पर लाइन में ही बीत गया। लेखक कहते हैं, मैं सोचने लगा आखिर इन सब का कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए हैं और बनते जा रहे हैं। रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ी, बस की संख्या पहले से भी अधिक हो गई है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पा रही हैं। देखिए, भीड़ ही भीड़ है। ये भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? आदमी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी नहीं है। अर्थात लेखक स्वयं पूछते हैं, क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों का पालन पोषण, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से हो तो अच्छा है, नहीं तो यह दुखदाई बन जाता है। कहते हैं, अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? सुहाती है का अर्थ है अच्छी लगती है। क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? लेकिन स्वयं कोई बीमार नहीं होता। बीमारी कुपोषण से होती है। कुपोषण यानी अच्छे से आहार न मिलने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारी होती है। दूषित वातावरण अर्थात गंदगी के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। कहते हैं, रेल, बस, भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। रेल में, बस में जो बढ़ती हुई भीड़ है उसकी कारण भी जनसंख्या वृद्धि ही है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता, अर्थात इन सब के कारण ठीक से अनुशासन का भी पालन नहीं हो रहा है। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता। अर्थात समय भी जाता है, धन भी जाता है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं होता। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी साई यह तो समझ ही जाता है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। लेखक कहते हैं, मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं इस विपदा को झेल रहे थे। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते
हमारा देश अब भी नहीं चेता, चेता अर्थात समझा। तो श्यामला बाबू की तरफ परिवार बढ़ाता गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इसमें पैदा होने वाली समस्याओं के बीच में खो जाएगा। अर्थात इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जो संदेश दिया है कि लेखक ने कहा भीड़ के निरंतर बढ़ने के कारण समाज में गंदगी फैल रही है, अनुशासन पर प्रभाव पड़ रहा है, नियम और व्यवस्था भंग हो रही है, लोगों के पास समय, शक्ति और धन होने के बाद भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अर्थात जो ये लेसन है भीड़ में खोया हुआ आदमी, इसका तात्पर्य यह है कि निरंतर गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे देश में विभिन्न प्रकार की रोजगार से संबंधित समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इसके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि सरकार को और हमें स्वयं इस बात पर ध्यान देना है कि जितना हो सके जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ना कोई उपाय सुझाया जाए, कोई ना कोई नई योजना लाई जाए। योजना के माध्यम से जैसे हाल ही में पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ जी ने एक नई योजना लाई। उस योजना के तहत उन्होंने कहा कि जिस परिवार में 2 बच्चे रहेंगे उनको सरकारी सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी, अन्यथा 2 से अधिक जिनके पास बच्चे होंगे उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी। और यदि किसी को 1 बच्चे हैं तो उनके सरकार के द्वारा उनके शिक्षा का कार्यभार संभाला जाएगा। तो आगे आपको समझना है कि किस प्रकार से आपको जनसंख्या को नियंत्रण में लाना है, लोगों को जागरूक करना है और उन्हें बताना है कि जनसंख्या नियंत्रण हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।